हाय दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 8 को पढ़ेंगे। बाधाओं को पार करना। एक बार लोग अध्ययन कर ले और उनमें पैसे की समझ आ भी जाए तो भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। संपत्ति वाला कॉलम जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है। संपत्ति वाला कॉलम जो उन्हें अपने सपने की ज़िंदगी जीने का मौका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हरदम काम करने के झंझट से मुक्ति दे सकता है। ये 5 कारण हैं। पहला डर, दूसरा सनकीपन, तीसरा आलस्य, चौथा बुरी आदतें, पांचवा जिद। कारण नंबर 1, पैसा खोने के डर से पार पाना। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और मेरी ज़िंदगी में मैं कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान न उठाया हो। परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से ज़रूर मिला हूँ जिन्होंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है निवेश में। पैसा खोने का डर स्वाभाविक है, यह हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी। परंतु समस्या डर नहीं है, समस्या यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह निपटते हैं, आप असफलता को किस तरह से लेते हैं, यह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज़िंदगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बल्कि हर चीज़ के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलभूत अंतर यह होता है कि वे इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौक़ों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौक़ों पर डरपोक। मेरे दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम की नर्स हैं। जब भी वह खून देखती है वह तत्परता से काम में जुट जाती है। जब भी मैं निवेश का जिक्र करता हूँ वह भाग जाती है। जब भी मैं निवेश का जिक्र करता हूँ वह भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूँ तो मैं नहीं भागता, मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरे अमीर डैडी पैसे के नुकसान के डर या फोबियों को समझाते थे। कुछ लोग सांपों से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया हैं। उनका कहना था, पैसा गंवाने के बारे में उनका सुझाव यह छोटी पंक्ति थी, अगर आप जोखिम से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसलिए बैंक तभी बचत की आदत डालना चाहती है जब आप छोटे होते हैं। अगर आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज़्यादा आसान होगा। मैं इस बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, परंतु 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बहुत ही बड़ा फ़र्क। कहा जाता है कि विश्व के अजूबों में से एक है चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। मैनहट्टन आइलैंड की खरीद दुनिया के महानतम सौदों में से एक मानी जाती है। न्यूयॉर्क को $24 में खरीदा गया था, परंतु अगर उस $24 को 8% सालाना ब्याज पर निवेश कर दिया जाता तो वही $24 1995 के अंत तक $28 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गए होते। मैनहट्टन को 1995 की रियल इस्टेट की कीमतों पर दोबारा खरीदा जा सकता था, और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजिल्स का ज़्यादातर हिस्सा खरीदा जा सके। मेरा पड़ोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है। वह 25 सालों से वहाँ पर है। अगले 5 सालों में वह कंपनी को छोड़ देगा और उसके 401,000 रिटायरमेंट प्लान में $40 लाख जमा होंगे। यह मुख्य रूप से अच्छी गति से विकसित हो रहे म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए हैं, जो बाद में बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बदल लिए जाएंगे। नौकरी छोड़ते समय उसकी उम्र केवल 55 साल होगी और उसके पास $3 लाख से ज़्यादा की निष्क्रिय आय होगी, जो कि उसके वेतन से ज़्यादा होगी। अगर आप हारने से डरते हैं या जोखिम लेने से डरते हैं तो भी यह किया जा सकता है, परंतु आपको जल्द ही इसकी शुरुआत करनी होगी और एक रिटायरमेंट प्लान तो बनाना ही होगा।
और आपको निवेश करने से पहले एक भरोसेमंद फाइनेंशियल प्लानर की सेवाएं लेनी होंगी। परंतु अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते हैं? मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया। वे केवल इस विषय को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाव था कि मैं टेक्सास के लोगों की तरह की मानसिकता रखूं। मैं टेक्सास और वहाँ के लोगों को पसंद करता हूँ, उनका कहना था। टेक्सास में हर चीज़ बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वह बड़ी जीत होती है और जब वे हारते हैं तो वह हार भी अद्भुत होती है। वे हारना पसंद करते हैं। मैंने पूछा, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश हारा हुआ व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि हार ऐसी होती है, अमीर डैडी ने कहा। मैं जोखिम पुरस्कार और असफलता के बारे में टेक्सास के लोगों के नज़रिए के बारे में बात कर रहा हूँ। वे ज़िंदगी के बारे में इसी तरह से सोचते हैं। वे बड़े स्तर पर जीते हैं। वे यहाँ के ज़्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते, जो पैसे के मामले में बिल्कुल कॉकरोच की तरह होते हैं। जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो कॉकरोच घबरा जाते हैं। जब किराने वाला उनकी चिल्लर में से चवन्नी कम कर देता है तो वे शोर मचाने लगते हैं, अमीर डैडी समझाते रहे। मुझे टेक्सास का नज़रिया सबसे ज़्यादा पसंद है। जब वे जीतते हैं तो उन्हें खुद पर गर्व होता है और जब वे हारते हैं तो वे सेखी बगाड़ते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैमाने पर हुआ जाए। आप डुप्लेक्स के लिए दिवालिया हो जाए। इसकी सेखी नहीं बघारी जा सकती। यहाँ पर ज़्यादातर लोग हारने से इतना डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुप्लेक्स भी नहीं होता। वे माइक और मुझे यह लगातार बताया करते थे कि आर्थिक असफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। ये उनके शब्द थे। फ्रैंक टॉर्केंटन, जो एक वक्त का महान NFL क्वार्टरबैक था, ने इसी बात को दूसरी तरह से कहा है, जीतना का मतलब है हारने से न डरना। जीतने का मतलब है हारने से न डरना। मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने यह पाया है कि जीत हमेशा हार के बाद आती है। जब मैंने आखिरकार मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो उसके पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी गोल्फर से नहीं मिला हूँ जिसने कोई गोल्फ बॉल न गुमा दी हो। मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से कभी नहीं मिला हूँ जिनका कभी दिल न टूटा हो, और मैं आज तक कभी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला हूँ जिसने कभी पैसा न गंवाया हो। तो ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज़्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है परंतु कोई मरना नहीं चाहता। ज़्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं परंतु पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं, इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते हैं। अमीर डैडी माइक और मुझे टेक्सास में अपनी यात्राओं के बारे में कहानियाँ सुनाया करते थे। अगर आप वास्तव में यह सीखना चाहते हैं कि जोखिम को, हार और असफलता को किस तरह से संभाला जाए, तो सैन एंटोनियो जाकर अलेमो को देखो। अलेमो उन बहादुर लोगों की महान कथा है जिनके पास सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी यह जानते हुए भी उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। यह पढ़ने योग्य प्रेरक कथा है। वैसे यह एक दुखद सैन्य हार है। वे आखिरकार असफल हुए, वे हार गए। तो टेक्सास के लोग किस तरह असफलता का सामना करते हैं, वे अब भी चिल्लाते हैं, अलेमो को याद रखो। माइक और मैंने यह कहानियाँ कई बार सुनी। जब भी अमीर डैडी किसी बड़े सौदे को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। जब भी वे पर्याप्त मेहनत कर चुके होते थे और या तो मामला सही हो जाता था या बिगड़ जाता था, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। हर बार जब वे गलती करने या पैसा गंवाने से डरते थे, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे।
इससे उन्हें ताकत मिलती थी, क्योंकि यह कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसे के नुकसान को आर्थिक विजय में बदला जा सकता है। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें ज़्यादा मजबूत और स्मार्ट बनाएगी। ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाहते थे। वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगे। वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल लेंगे। यही उन्हें एक विजेता बनाता था और दूसरों को पराजित। इससे उन्हें जोखिम उठाने के लिए सीमा लांघने का साहस मिलता था, जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं जा पाते थे। इसलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना पसंद करता हूँ। उन्होंने एक बड़ी असफलता को लिया और उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में बदल लिया, जिससे करोड़ों की आमदनी हो रही है। परंतु उनके सबसे अर्थपूर्ण शब्द शायद ये हैं, टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं हैं, वे उनसे प्रेरणा लेते हैं। वे अपनी असफलताओं को लेकर उन्हें नारों में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को जीतने के लिए प्रेरित करती है, परंतु यह फार्मूला केवल टेक्सास के लोगों का ही फार्मूला नहीं है, यह सभी जीतने वालों का फार्मूला है। जैसा मैंने कहा, मोटरसाइकिल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मुझ में गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज़्यादा दृढ़ निश्चय आ गया था। मेरा दृढ़ निश्चय गिरने से कम नहीं हुआ था। मैंने यह भी कहा है कि मैं कभी किसी ऐसे गोल्फर से नहीं मिला जिसका बाल कभी गलत नहीं गई हो। किसी चोटी के प्रोफेशनल्स गोल्फर के लिए बाल खोना या टूर्नामेंट हारना उसे ज़्यादा बेहतर बनने, कड़ी मेहनत करने और ज़्यादा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। इससे वे ज़्यादा बेहतर बनते हैं। जीतने वालों के लिए हार प्रेरणादायक बन जाती है, हारने वालों को हार बर्बाद कर देती है। जॉन डी रॉकफेलर के शब्दों में, मैं हमेशा हर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करता था, और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूँ। कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूँ कि यह जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक संयमित जापानी एडमिरल खुशियाँ मना रहे अपने अधीनस्थों से यह कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो, एक नारा बन गया। यह अमेरिका की सबसे बड़ी हारों में से एक थी, फिर भी इसके कारण उसे जीतने की प्रेरणा मिली। इस बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्द ही दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। असफलता जीतने वालों को प्रेरणा देती है और हारने वालों को बर्बाद कर देती है। यह जीतने वालों का सबसे बड़ा रहस्य और सूत्र है। यह वह रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का महानतम रहस्य यह है कि असफलता जीतने की प्रेरणा देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टॉरकेंटन के शब्दों को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, जीतने का मतलब है हार से न डरना। फ्रैंक टॉरकेंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते हैं, इसलिए वे जानते हैं कि हार केवल उन्हें ज़्यादा बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज़्यादातर लोग पैसा गंवाने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे डुप्लेक्स के कारण ही दिवालिया हो जाते हैं। आर्थिक रूप से वे जीवन में बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, परंतु वे बड़े निवेश नहीं करते। वह प्रमुख कारण जिसके कारण 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है, यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने फाइनेंशियल प्लानर्स या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं और एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज़्यादातर के पास सीडी, कम आमदनी वाले बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बहुत कम स्टॉक में बहुत सा नकद जमा होता है। यह एक सुरक्षित और समझदारी पूर्ण पोर्टफोलियो होता है, परंतु यह जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता।
यह उस आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत मत समझिए, शायद यह 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो होता है और यह भयावह है, क्योंकि पोर्टफोलियो न होने से बेहतर है सुरक्षित पोर्टफोलियो होना। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सुरक्षा को पसंद करता है। परंतु सुरक्षित खेल खेलने और संतुलित निवेश पोर्टफोलियो वह तरीका नहीं है जिससे सफल निवेशक अपना खेल खेलते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले तो केंद्रित हो जाए, संतुलित नहीं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो शुरुआत में वे संतुलित नहीं होते। संतुलित लोग कहीं नहीं जा पाते, वे एक ही जगह पर बने रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले असंतुलित होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रगति को देखें। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित थे। जॉर्ज सोरोस केंद्रित थे। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें केंद्रित किया और जर्मन पंक्ति के कमजोर ठिकानों को उड़ा डाला। फ्रांसीसियों ने मैजिनॉट लाइन में अपने सैन्य बल को फैलाया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो स्वयं को केंद्रित कर ले। अपने बहुत से अंडों को केवल कुछ बास्केट में रख ले। वह न करे जो गरीब और मध्य वर्ग के लोग करते हैं, वे बहुत कम अंडों को बहुत से बास्केट में रखते हैं। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेलें। अगर हारने से आप कमज़ोर हो जाते हैं तो सुरक्षित खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं, सुरक्षित खेलें, परंतु इसकी शुरुआत जल्दी करें। अपने अगले अंडे को जल्द ही इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें समय लगेगा। परंतु अगर आपके पास आज़ादी के सपने हैं, चूहा दौड़ से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं किस तरह असफलता का सामना करूंगा? अगर असफलता से आपको जीतने की प्रेरणा मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, परंतु केवल शायद। अगर असफलता आपको कमज़ोर बना देती है या आप पर मानसिक तनाव डालती है, उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज़ गलत होने पर मुकदमा दायर करने के लिए वकील को ढूंढता है, तो सुरक्षित खेल ही खेलें। अपनी दिन की नौकरी को बनाए रखें, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें, परंतु याद रखें कि इनमें भी खतरा होता है, हालांकि तुलनात्मक रूप से वे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ और टेक्सास व फैन टॉर्किंटन का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। यह एक कम बुद्धि का खेल है, इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। 5वीं कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है, परंतु संपत्ति वाले कॉलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और असफलता झेलने की ताकत की ज़रूरत है। हारने वाले असफलता से बचते हैं, जबकि असफलता हार को जीत में भी बदल सकती है। अलेमों को याद रखिए। कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने दड़बे में दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, परंतु हम सब के भीतर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है, सनकी व्यक्ति दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाते हैं। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, अमुक व्यक्ति मुझसे बेहतर है, या हमारी शंकाएं अक्सर हमें निष्क्रिय कर देती हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे निवेश करने के बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं। क्या होगा अगर घटनाएं मेरी योजना के हिसाब से न हो, या हमारे कई ऐसे दोस्त या प्रियजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनकी सलाह मांगी हो या नहीं। वे अक्सर कहते हैं,
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो, या अगर यह इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा ही क्यों न कर रहा है, या यह कभी सफल हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शंका के यह तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हमारे दिल में डर बैठ जाता है, कई बार हम सो भी नहीं पाते। हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं तो हम सुरक्षित चीज़ों के साथ ही बने रहते हैं और अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ होगा। फाइडेलिटी मैगलेन म्यूचुअल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर बाहर से आता है, प्रायः दोस्तों से, परिवार से, सहकर्मियों से और मीडिया से। लिंच 1950 के दशक के दौरान का अनुभव बताते हैं, जब परमाणु युद्ध का खतरा समाचार पत्रों में इतना ज़्यादा प्रचारित किया गया था कि लोगों ने फॉल आउट शेल्टर्स बना लिए थे और अनाज पानी इकट्ठा शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने फॉल आउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पैसे को समझदारी पूर्वक बाजार में निवेश कर दिया होता तो शायद आज वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते। जब कुछ साल पहले लॉस एंजेलिस में दंगे भड़के तो सारे देश में बंदूक की बिक्री बढ़ गई। वाशिंगटन राज्य में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता है और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए। एक दवाई की कंपनी राष्ट्रीय टीवी विज्ञापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है। विज्ञापन फरवरी में दिखाया जाता है। सर्दी से ग्रस्त होने वालों की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेश की बात आती है तो संसार में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो यह चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाहों और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर पैदा न हो, इसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी की ज़रूरत होती है। 1992 में मेरा रिचर्ड नाम का दोस्त मुझसे मिलने फिनिक्स आया। वह स्टॉक और रियल एस्टेट में हमारे द्वारा किए गए काम से बहुत प्रभावित था। फिनिक्स में रियल एस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी। हमने उसके साथ 2 दिन गुजारे और उसे बताया कि कैश फ्लो और पूंजी बढ़ाने के कुछ बढ़िया मौके मौजूद हैं। मेरी पत्नी और मैं रियल एस्टेट के एजेंट नहीं हैं, हम विशुद्ध निवेशक हैं। एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की जिसने उस दोपहर को उस यूनिट को बेच दिया। 2 बेडरूम के उस घर की कीमत केवल $42,000 थी। इसी तरह की यूनिट उस समय $65,000 में बिक रहे थे। उसे यह बहुत फायदे का सौदा लगा। रोमांचित होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फ़ोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया था। मैंने तत्काल उसे फ़ोन करके इसका कारण पता किया। उसने इतना ही कहा कि उसने इस विषय पर अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने उससे कहा था कि यह एक बुरा सौदा था क्योंकि वह ज़्यादा महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पड़ोसी निवेशक है। रिचर्ड ने कहा नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि उसने उसकी सलाह क्यों मानी तो रिचर्ड सुरक्षात्मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वह ज़्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार के दिन पलटे और 1994 में उस छोटे से यूनिट से $1,000 प्रति माह किराया मिल रहा था। जाड़े की पीक सीजन में $2,500 प्रति माह। 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर $95,000 हो गई थी। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वह शुरुआत में $5,000 चुका दे और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। आज भी वह कुछ नहीं कर पाया है और फिनिक्स के सौदे जैसे मौके अब भी मौजूद हैं, बस आपको उन्हें कुछ ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ था। इसे खरीदार का पछतावा कहा जाता है और
यह हम सबको प्रभावित करता है, यही शंकाएं हमें ले डूबती है। छोटा मुर्गा जीत जाता है और हम आज़ादी का मौका गंवा देते हैं। दूसरे उदाहरण में, मैं सीडी के बजाय टैक्स लिएन सर्टिफिकेट में अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा रखता हूँ। मैं अपने पैसे पर 16% प्रति वर्ष कमाता हूँ, जो बैंक के द्वारा दिए जाने वाले 5% से निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा है। यह प्रमाण पत्र रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा संरक्षित होते हैं, जो निश्चित रूप से ज़्यादातर बैंकों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। जिस आधार पर उन्हें खरीदा जाता है वह भी काफ़ी सुरक्षित फार्मूला है।